जरा कल्पना कीजिए कि किसी इंसान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। मतलब वो पूरी तरह से सुरक्षित है, संतुष्ट है। एक ऐसी स्थिति जहां उसे अब और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसके पास वो सब कुछ है जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिया था। लेकिन फिर ठीक अगले ही पल वो खुद अपने ही हाथों से अपनी उस पूरी जीत को पानी में फेंक देता है। और वो भी बिना किसी बाहरी दबाव के। हाँ, किसी और के लिए नहीं, किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि सिर्फ एक भ्रम के लिए। आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल इसी मानवीय प्रवृत्ति को डिकोड करने वाले हैं। जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। है ना? हमारे पास विश्लेषण के लिए जो स्रोत है, वो सतह पर देखने में बच्चों की एक बहुत ही साधारण सी कहानी लगती है। वही अपनी पुरानी नदी की परछाई का लालच, या जिसे हम अक्सर लालची कुत्ता के नाम से जानते हैं। हाँ, हम सब ने बचपन में से सुना है। बिल्कुल सुना है। लेकिन आज हमारा मिशन इस कहानी को सिर्फ ऊपर से पढ़ना नहीं है। आज हमें उस मनोवैज्ञानिक जाल को समझना है जो इससे एक छोटी सी साधारण सी घटना के पीछे छिपा हुआ है। सही कहा। हमें ये समझना होगा कि कैसे हमारा अपना ही दिमाग हमें हमारे ही खिलाफ खड़ा कर देता है। तो चलिए सीधे उस स्थिति में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही स्पष्ट और सफल मुकाम से होती है। एक ऐसा जीव जो स्वभाव से हमेशा भोजन की तलाश में भटकता रहता है, उसे आखिरकार एक बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। मतलब उसे रोटी का एक बड़ा टुकड़ा मिल गया है। हाँ, और ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। ये उसकी भूख का अंत है। ये उसके उस दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो एक विजेता की तरह उस रोटी को अपने मुंह में सुरक्षित दबाए हुए हैं। वो खाली हाथ नहीं है, वो एक विनिंग स्टेट में है। बिल्कुल, वो जीत चुका है। और यहीं से मेरा पहला सवाल उठता है। क्या हम एक साधारण कुत्ते की कहानी पर कुछ ज्यादा ही जटिल मानवीय मनोविज्ञान नहीं थोप रहे हैं? अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरा मतलब है, देखिए, वो एक जानवर है। उसे शायद बस थोड़ा और खाना चाहिए था। हम इसे इतनी गहराई से क्यों देख रहे हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि प्राचीन कथाओं में या दंत कथाओं में जानवरों को हमेशा मानवीय प्रवृत्तियों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक रूपक की तरह। बिल्कुल, ये कुत्ता केवल एक जानवर नहीं है, ये हमारे उस आदिम मस्तिष्क का, उस प्रिमिटिव ब्रेन का प्रतिनिधित्व करता है जो हमेशा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष करता रहता है। तो जब उसे वो रोटी मिलती है तो वो बस एक खाना नहीं है। नहीं, वो एक भौतिक वास्तविकता है। वो मुंह में दबी हुई है। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। ये वो स्थिति है जिसे हम मनोविज्ञान में सक्सेस स्टेट कहते हैं। सक्सेस स्टेट। हाँ, लेकिन विडंबना यह है कि जब कोई इस सक्सेस स्टेट में होता है, जब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, तभी वो मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे ज्यादा असुरक्षित भी होता है। रुकिए, ये थोड़ा अजीब लगता है। सफलता असुरक्षा कैसे ला सकती है? जब पेट भरा हो या भरने ही वाला हो, तो इंसान या जीव को तो शांत हो जाना चाहिए ना? तार्किक रूप से तो हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन विकासवादी जीव विज्ञान कुछ और ही कहता है। वो क्या कहता है? देखिए, जब आपके पास कुछ बहुत मूल्यवान होता है, तो आपका दिमाग उसे बचाने और उसे और बढ़ाने के लिए हाइपर विजिलेंट हो जाता है, मतलब अति सतर्क हो जाता है। अच्छा, डर के मारे कि कहीं वो छिन ना जाए। बिल्कुल। और यहीं पर नदी के किनारे का वो दृश्य कहानी में प्रवेश करता है। वो शांत पानी एक आईने की तरह काम करता है। और एक आईने का स्वभाव क्या है? वो बिना किसी भेदभाव के जो सामने है उसे ही दिखा देता है। सही कहा। लेकिन कुत्ता उस परछाई को अपनी परछाई के रूप में नहीं पहचान पाता। उसमें वो आत्म जागरूकता नहीं है। वो समझ नहीं पाता कि वो खुद को देख रहा है। हाँ, वो एक नई वास्तविकता गढ़ लेता है। उसे लगता है कि पानी के भीतर एक और दुनिया है और उसमें एक और कुत्ता खड़ा है। अरे एक सेकंड, यहीं पर मुझे सबसे बड़ी उलझन हो रही है। अगर पानी सिर्फ एक आईना है, तो परछाई बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी असलियत है ना? बिल्कुल। एक शांत नदी किसी चीज को मैग्नीफाई या बड़ा तो नहीं कर देती। तो फिर उस कुत्ते को वो दूसरी रोटी उससे भी बड़ी क्यों लगी? ये तो भौतिकी के नियमों के ही खिलाफ है। और यहीं से कहानी का असली मनोवैज्ञानिक मोड़ शुरू होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पानी ने रोटी का आकार नहीं बदला था। तो फिर क्या बदला था? ये दृष्टि का भ्रम नहीं था, ये मन का भ्रम था। इसे आप लालच का
ऑप्टिकल इल्यूजन कह सकते हैं। लालच का ऑप्टिकल इल्यूजन, ये बड़ा दिलचस्प शब्द है। देखिए, जब दिमाग किसी नई चीज को देखता है जिसे वो पाना चाहता है, तो वो डोपामाइन छोड़ना शुरू कर देता है। ये रसायन हमारी इच्छाओं को भड़काता है। और हमें बेचैन कर देता है। बिल्कुल। और जब ये लालच हावी होता है तो वो हमारे पास मौजूद चीज के मूल्य को अवचेतन रूप से कम कर देता है। और जो दूसरों के पास है उसे बहुत बड़ा और आकर्षक बना देता है। मतलब वही पुरानी कहावत कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा लगता है। एकदम सटीक। इसे मनोविज्ञान में तुलनात्मक मानसिकता कहते हैं। जब लालच हावी होता है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क करता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना धीमा कर देता है। तो मतलब कुत्ता उस वक्त कुछ सोच ही नहीं रहा था? बिल्कुल नहीं। कुत्ता ये नहीं सोचता कि रुको, मैं अपनी गंध का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूँ, या मुझे दूसरे कुत्ते की या रोटी की कोई महक क्यों नहीं आ रही। हाँ, जानवरों की तो सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वही तो। या फिर वो ये भी तर्क नहीं लगाता कि पानी के नीचे कोई कुत्ता रोटी लेकर सांस कैसे ले सकता है। हाँ, सही बात है। नहीं, लालच तर्क को पूरी तरह से अंधा कर देता है। सिर्फ आंखें काम करती हैं, और वे भी वही देखती हैं जो लालच उन्हें दिखाना चाहता है, एक बड़ा बेहतर अवसर। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। अगर हम इसे आज की आधुनिक दुनिया से जोड़ें तो ये स्थिति हर जगह नजर आती है। बिल्कुल, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हों। हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश हैं, हमारे पास एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छा परिवार है, मतलब हमारी रोटी का टुकड़ा हमारे पास है, और हम संतुष्ट हैं। हाँ। लेकिन फिर हम किसी और की डिजिटल परछाई देखते हैं। कोई अपनी छुट्टियों की तस्वीरें डाल रहा है, कोई अपनी नई कार दिखा रहा है, जो कि बहुत हद तक फिल्टर्ड होती है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक परछाई है, एक फिल्टर की हुई सच्चाई। लेकिन उसे देखकर अचानक हमारी अपनी असल जिंदगी हमें छोटी लगने लगती है। हमें लगता है कि सामने वाले की रोटी हमारी रोटी से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। वो डिजिटल दुनिया भी उस नदी के पानी की तरह ही है। वो हमें ऐसे भ्रम दिखाती है जो हमारे भीतर छिपी असुरक्षा और लालच को ट्रिगर कर देते हैं। और हम अपनी असल खुशी को भूल जाते हैं। देखिए, लालच हमेशा एक कमी की भावना से पैदा होता है। भले ही वो कमी असलियत में हो ही ना, पर्याप्त चीजें अचानक अपर्याप्त लगने लगती हैं। संतुष्टि गायब हो जाती है। हाँ, संतुष्टि, जो कि एक बहुत ही स्थिर भावना है, वो एक काल्पनिक भविष्य की चाहत में पूरी तरह नष्ट हो जाती है। ये लालच का सबसे खतरनाक मैकेनिज्म है। वो हमें वर्तमान से काटकर एक ऐसे भ्रमित भविष्य में धकेल देता है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। सही कहा। लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती। ये सिर्फ एक शांत ईर्ष्या तक सीमित नहीं रहता। कहानी में आगे जो होता है वो एक कदम और डरावना है। वो कैसे? कुत्ता उस दूसरी रोटी को देखकर सिर्फ ललचाता नहीं है, वो उसे छीनने का फैसला करता है। छीनने की तीव्र इच्छा। यहां भूख खत्म हो चुकी है और शुद्ध आक्रामकता ने उसकी जगह ले ली है। जब कोई ये मान लेता है कि किसी और के पास उससे बेहतर कुछ है, तो वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। हाँ, और उसे हासिल करने के लिए उसे कोई एक्शन लेना पड़ता है, उसे कुछ करना पड़ता है। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक और यांत्रिक विरोधाभास सामने आता है। यांत्रिक विरोधाभास थोड़ा समझाइए। देखिए, जो चीज आपके पास है उसे बनाए रखने के लिए एक अलग तरह की ऊर्जा चाहिए होती है, सुरक्षात्मक ऊर्जा। लेकिन कुछ नया छीनने के लिए आक्रामक ऊर्जा की जरूरत होती है। और आप एक ही समय में दोनों नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। वाह, इस यांत्रिकी को थोड़ा और खोलते हैं। ये पूरी कहानी का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है क्योंकि इसमें एक बहुत ही गहरी विडंबना छिपी है। मैं सुन रही हूँ। जरा सोचिए, उस कुत्ते का मुंह अभी क्या कर रहा है? वो एक ढाल का काम कर रहा है। उस जबड़े की पकड़ ने ही इस रोटी को अब तक दुनिया की नजरों से, दूसरे जानवरों से और खुद उसके गिरने से बचा कर रखा है। वो मुंह उसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। एकदम। लेकिन लालच क्या करता है? लालच उसी सुरक्षा तंत्र को, उसी ढाल को एक आक्रामक हथियार में बदलने पर मजबूर कर देता है। और ऐसा करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। भौंकने के लिए तो मुंह खोलना ही पड़ेगा। हाँ, किसी पर भौंकने के लिए, आक्रामकता दिखाने के लिए कुत्ते को अपना जबड़ा खोलना ही होगा। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये प्रकृति का एक बहुत ही निर्मम नियम है। बिना ढाल हटाए आप तलवार नहीं चला सकते। सही कहा। कुछ नया पाने की कोशिश में, विशेष रूप से जब वो प्रयास बहुत ही आवेगी और बिना सोचे समझे किया गया हो,
तो आपको अपनी सुरक्षा का कवच हटाना ही पड़ता है। और जैसे ही वो मुंह खोलता है, गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है और रोटी नीचे गिर जाती है। वो जो उसकी अपनी रोटी थी। हाँ, लेकिन यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है। रोटी सिर्फ जमीन पर नहीं गिरी जिसे वो तुरंत दोबारा अपने दांतों में दबा सकता था। कहानी स्पष्ट रूप से बताती है कि रोटी नदी में गिर गई और बह गई। बह गई, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे भी यही लगता है। ये बह जाना मुझे बहुत गहरा लगता है। ये दिखाता है कि लालच में लिए गए फैसलों में अक्सर कोई अंडू बटन नहीं होता। आप वापस पीछे नहीं जा सकते। ये इस त्रासदी का चरम बिंदु है। जो नदी कुछ पलों पहले तक एक शांत आईना बनी हुई थी, जो एक खूबसूरत लेकिन झूठा भ्रम दिखा रही थी, अब वही नदी एक क्रूर और सक्रिय वास्तविकता बन जाती है। पानी का स्वभाव ही बहना है। बिल्कुल। उसने जो भ्रम पैदा किया, उसके जाल में फंसाकर उसने वास्तविकता को बहा दिया। अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है जिसे लॉस एवर्जन कहते हैं। अच्छा, लॉस एवर्जन। हाँ, जहाँ इंसान कुछ नया पाने की खुशी से ज्यादा जो उसके पास है उसे खोने के दर्द से डरता है। ये इंसानी फितरत है। हम नुकसान से बचना चाहते हैं। लेकिन लालच इस सिद्धांत को उलट देता है। ये हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर की लागत को पूरी तरह भुला देता है। कुत्ते ने ये नहीं सोचा कि भौंकने की लागत क्या होगी। नहीं, उसने अपने सबसे कीमती संसाधन को एक ऐसे दांव पर लगा दिया जहां जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। इसे अगर हम कॉर्पोरेट दुनिया या बिजनेस के नजरिए से देखें तो ऐसा कितनी बार होता है। मतलब एक कंपनी जो एक बाजार में बहुत अच्छा कर रही है, जिसकी पकड़ बहुत मजबूत है, मतलब रोटी मुंह में सुरक्षित है, हाँ, वो अचानक किसी दूसरे नए और चमकते हुए बाजार को देखती हैं जो कि पानी की परछाई है। हाँ, बिना किसी तैयारी के, बिना ये समझे कि क्या वो नया बाजार वास्तविक है या सिर्फ एक बुलबुला, वे आक्रामक रूप से उस ओर दौड़ पड़ते हैं और अपनी सारी पूंजी वहां लगा देते हैं। बिल्कुल। और इस आक्रामकता में, यानी भौंकने के लिए मुंह खोलने में, वे अपना पुराना और स्थापित बाजार भी गंवा बैठते हैं। सब कुछ बह जाता है। बहुत ही उम्दा तुलना है। और देखिए, ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, रिश्तों में भी होता है। रिश्तों में? वो कैसे? लोग अक्सर एक स्थिर और गहरे रिश्ते को किसी बाहरी और नए आकर्षण के भ्रम में आकर दांव पर लगा देते हैं। किसी नए इंसान के लिए? हाँ, और जब भ्रम टूटता है तो वे पाते हैं कि नया आकर्षण तो केवल एक परछाई था, लेकिन पुराना रिश्ता हमेशा के लिए हाथ से फिसल चुका है। ये बहुत ही दुखद है। ये सब उसी एक पल के आवेग का नतीजा होता है जब दिमाग तर्क करना बंद कर देता है। वो जब सब कुछ धुंधला हो जाता है, जब एमिगडाला, जो कि हमारे दिमाग का भावना और खतरे का केंद्र है, वो पूरी तरह से हावी हो जाता है और सोच विचार की सारी प्रक्रियाओं को हाईजैक कर लेता है। तो अब आता है इस पूरी घटना का परिणाम, जो कहानी के अंतिम हिस्से में बहुत ही मार्मिक तरीके से बताया गया है। एक शानदार जीत के साथ शुरू हुआ सफर अब एक बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। हाँ, अब सब खत्म हो चुका है। कुत्ते के पास अब कोई रोटी नहीं है, वो भूखा रह गया है और पछता रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पछतावा सिर्फ भूख का नहीं है। ये पछतावा किस बात का है? ये पछतावा इस एहसास का है कि उसने खुद को ही हरा दिया। सोचिए उस पल के बारे में जब रोटी पानी में गिरी होगी, छपाक की आवाज हुई होगी। हाँ, पानी की सतह पर लहरें उठी होंगी और वो परछाई, वो दूसरा कुत्ता और उसकी वो बड़ी रोटी, सब कुछ उन लहरों में टूटकर बिखर गया होगा। सब गायब। कुछ ही सेकंड में उस कुत्ते को ये समझ आ गया होगा कि वहां कोई दुश्मन था ही नहीं, वहां कोई दूसरी रोटी थी ही नहीं। उसने एक छाया से लड़ाई की। बिल्कुल, अपनी ही परछाई से ईर्ष्या की और अपनी ही मुंह से अपना खाना गिरा दिया। जब इंसान या कोई भी जीव ये महसूस करता है कि उसके नुकसान का कारण कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि उसकी अपनी ही मूर्खता और लालच था, तो वो दर्द बहुत गहरा होता है। हाँ, वो जो मनोवैज्ञानिक आघात होता है वो शारीरिक भूख से कहीं ज्यादा कष्टदायक होता है। और इसीलिए इस कहानी का जो निष्कर्ष हमें बचपन में रटाया गया था, लालच बुरी बला है, वो अब बहुत अलग और बहुत गहरा अर्थ देने लगा है। बहुत गहरा। बचपन में ये सिर्फ एक नियम लगता था कि लालच मत करो नहीं तो सजा मिलेगी, लेकिन अब समझ आता है कि बला शब्द का यहाँ क्या मतलब है। ये सिर्फ एक खराब आदत नहीं है। तो आपके हिसाब से बला क्या है? बला का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा वायरस जो बाहर से आपके सिस्टम में घुसता है और आपकी पूरी सोचने समझने की क्षमता को अंदर से खा जाता है। ये आपको आपके खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही। भला शब्द ये स्पष्ट करता है कि लालच कोई तार्किक विकल्प नहीं है, ये तर्क की अनुपस्थिति है, ये एक अंधापन है। एक ऐसा अंधापन जो सब कुछ छीन लेता है। हाँ, अगर हम इस पूरी यात्रा को एक फुल सर्कल या पूर्ण चक्र के रूप में देखें
तो कुत्ता जो कुछ समय पहले भरपूर या अबंडेंस की स्थिति में था, वो लालच के कारण कमी की सबसे निचली स्थिति में पहुंच गया। फर्श से अर्श, नहीं अर्श से फर्श तक। एकदम सही। उसने केवल अपना भोजन नहीं खोया, उसने अपनी संतुष्टि खो दी, अपनी शांति खो दी और खुद पर से अपना नियंत्रण खो दिया। ये घटना हमें इस बात की चेतावनी देती है कि हमें अपने मन में उठने वाले उन दर्पणों से बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि अक्सर वे दर्पण हमें सच्चाई नहीं दिखाते, बल्कि वे हमारी उन गहरी असुरक्षाओं को बाहर लाते हैं जो हमें विनाश की तरफ ले जा सकती हैं। और मुझे लगता है कि इस चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि असली चुनौती उस दूसरे कुत्ते से लड़ना नहीं है जो हमें पानी में या सोशल मीडिया पर या समाज में दिखता है। तो असली चुनौती क्या है? असली चुनौती अपने भीतर के उस आवेग को रोकना है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि जो हमारे पास है वो काफी नहीं है। संतुष्टि कोई निष्क्रिय स्थिति नहीं है, ये लालच के खिलाफ एक बहुत ही सक्रिय और मजबूत डिफेंस मैकेनिज्म है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। संतुष्टि एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सक्रिय सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम इस पूरी घटना को एक बिल्कुल नए और थोड़ा असहज करने वाले नजरिए से देखें। ये एक ऐसा विचार है जो इस कहानी की जड़ों से ही निकलता है, लेकिन हमें सोचने के लिए एक नई दिशा देता है। अच्छा, वो क्या है? जरा इसके बारे में सोचिए। अगर वो कुत्ता उस दिन नदी के किनारे वाले रास्ते से न गुजरकर किसी सूखी पगडंडी से गुजरता, जहाँ कोई नदी ना हो। हाँ, जहाँ कोई पानी नहीं था, कोई आईना नहीं था, कोई परछाई नहीं थी, तो क्या होता? पूरी संभावना है कि वो शांति से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता, किसी पेड़ की छाया में बैठता और खुशी खुशी अपनी वो बड़ी रोटी खा लेता। वो अपनी सफलता का जश्न मनाता। हाँ, वो अपनी जीत को जी पाता। तो ये एक बहुत बड़ा और मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा करता है। क्या लालच हमेशा हमारे अंदर एक सक्रिय आग की तरह जलता रहता है, या फिर हमारे आसपास का जो वातावरण है, जैसे वो शांत नदी या आज के संदर्भ में इंटरनेट, विज्ञापन या दिखावे से भरा समाज, वो हमारे छिपे हुए लालच को बाहर खींच लाने के लिए एक ट्रिगर का काम करता है? ये सोचने वाली बात है। उस नदी के पानी ने केवल उस कुत्ते की शारीरिक बनावट को ही नहीं दर्शाया था, बल्कि उसने उसके अवचेतन में बहुत गहराई में सोए हुए लालच को भी सतह पर ला दिया था। अगर वो नदी वहां ना होती तो शायद वो लालच कभी जागता ही नहीं। तो क्या हम अपने आसपास के माहौल से भी उतने ही प्रभावित हैं? वही तो। क्या हमें अपनी जिंदगी में केवल अपने मन के लालच से लड़ना है, या हमें बहुत सोच समझकर उन नदियों, उन रास्तों और उन माहौल से भी बचना है जो हमारे भीतर की इस बुरी बला को जगाने की ताकत रखते हैं? क्या हम अपने पर्यावरण के उतने ही शिकार हैं जितने कि अपने खुद के दिमाग के? ये सच में एक बहुत गहरा और विचारणीय सवाल है। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपनी जिंदगी के तजुर्बों में खुद खोजना होगा। ये